हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम जो है वो विश्व की जनजातियों के बारे में देखने वाले हैं। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड में, इसके बारे में देखने वाले हैं। इस चीज को समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछती है ट्राइब्स के अकॉर्डिंगली, तो देखिए स्पष्ट तौर पर मैं आपको एक बात दिखाता हूं। अगर हम चाहें तो ये पीछे विश्व की सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम मैंने लिख रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी आई हैं या आने की संभावना है। मैं इनके नाम रीड करता जाता हूं, इनके जो है स्थान पर आपको जो है मार्किंग देता जाता हूं और यहां पर हमारा जो है वो कार्यक्रम समाप्त होगा और हम जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। अब इस चीज को समझिए, ये करना मेरे लिए भी आसान है और शायद आपके दिल को तसल्ली देने के लिए भी ये काफी ईजी अप्रोच है कि आप जो है वो इस तरीके से पढ़ लें कि भाई ये ट्राइब्स के नाम है, ये उनके क्षेत्र हैं, ये मैपिंग हो गई और ये वीडियो तैयार, और आप जो है ये फील करेंगे कि यस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी। याद रखें, ये एक भ्रम है, ये एक जो है वो केवल और केवल दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा वाली बात है। याद रखिएगा कि अगर आप लिटरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन पीछे फैक्चुअल मैनर में लिखी है ये तभी आपके लिए काम की है जब आप 5 to 6 पॉइंट में जो मैं समझाना चाहता हूं आप उस चीज को समझिए। मैं 6 पॉइंटर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिल्कुल पिन पॉइंट आपको मैं क्लियरली ये बात कहूंगा कि जब हम जो P2I बैचेस हैं उनमें जिस प्रकार से हम चीजों को टैकल करते हैं, जिस तरीके से चीजों को जो है वो कंसेप्चुअल मैनर में स्टूडेंट तक ऐसे जिससे वो उस चीज को पिन पॉइंट समझे और एग्जाम में उसे सीधा सीधा उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे। अगर मैं उस अप्रोच से चलते हुए आपको कुछ चीजें समझाना चाहूं तो याद रखें कि 5 से 6 पॉइंट अगर आपके दिमाग में कंसोलिडेटेड हैं तो सामान्यतः जो ट्राइब से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो जनजातियों से संबंधित प्रश्न होते हैं, वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। फाइन, पर इसमें हर बार एडिशनल क्लाइमेटोलॉजी का जो डायमेंशन है वो रिक्वायर्ड रहेगा, मैं स्पष्ट कर दूं। और क्लाइमेटोलॉजी मैंने पढ़ाया भी है, आप उसे जो है वो देख भी सकते हैं। और अगर आप इसी मैनर से पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आज से अर्थात आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उस डेट से P2I बैचेस के लिए दिवाली ऑफर स्टार्ट हुआ है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस एडवाइस को जरूर कंसोलिडेट करिए, अपनी इस जिद को, अपनी किसी ऐसी स्पिरिट को जो आपको यहां तक आने से रोक रही है उसे हटाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जो है वो बहुत एडवांस फील करेंगे, आप बहुत आगे फील करेंगे अपने आप को अदर स्टूडेंट से। यहां पर P2I का जो थर्ड बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके पास वैलिडिटीज के ऑप्शन है, आपके पास मीडियम है। मैं मानकर चलता हूं कि आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपके लिए ये बैच जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट है। याद रखिएगा कि इस बैच की जो प्राइसिंग आपको यहां शो हो रही है विच इज 22,999, ये आपको जो है इसी डेट तक, और ये जो फैकल्टी कोड है विच इज अभी यहां पर मेंशन हो रखा है, ये मेरा कोड है AK लाइव। आप इसे जब लगाएंगे, इस चीज को याद कर लीजिए, जब आप AK लाइव कोड को यूज करेंगे तब आपको ये जो है इस कॉस्ट पर मिलता हुआ दिखाई देगा 22,999। मैं यहां पर आपको कुछ चीजें पिन पॉइंट समझा दूं। याद रखिएगा कि आप अगर इसका पार्ट बनते हैं तो ये आपकी जो है वो रेगुलर क्लासेस होंगी, फाइन, जो चल रही होंगी, 10 तारीख से स्टार्ट होगी और ये आगे तक जाएंगी। ठीक, अब इसके पहले जो है प्री आएगा, तो याद रखिए प्री के एग्जैक्ट पहले आपको विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी आपको जो है वो इस डेट के पश्चात जब जो है रिक्वायरमेंट होगी कि प्री आने वाला है, इस डेट के पश्चात आपको जो है SIP प्रोग्राम मिलेगा। याद रखिए SIP का मतलब है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, यानी कि ये प्री का क्रैश कोर्स होगा जिसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सोचकर देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, प्री आने वाला है, आपको धीरे धीरे जो है वो डर लगना स्टार्ट होगा और उस कंडीशन में आपके पास स्पेशल क्लासेस होंगी जो पूरा सिलेबस प्री में जितना आना है उस सभी को कंप्लीट कराएंगे और ये रेगुलर क्लासेस के पैरेलल चलेंगे, यानी कि अतिरिक्त क्लासेस होंगी। इसके साथ याद रखिए कि आपका ईश्वर चाहेगा तो आप सभी का प्री क्वालिफाई होगा और आप मेंस पे जो है एंटर करेंगे। और याद रखिए जब आप मेंस में एंटर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे ही आप जो है वो प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, दुर्भाग्यवश किसी कारणवश बाई चांस ऐसा होता है
कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, आपकी रेगुलर क्लासेस जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। अब अगर आप जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा कि आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, और इसके पश्चात आपको जो है एमआरपी प्रोग्राम मिलेगा। एमआरपी प्रोग्राम का मतलब है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। याद रखिए कि जिन भी बच्चों का प्री क्वालिफाई होता है स्टडी आईक्यू, अपने खर्चे पर उन्हें जो है इस स्थान पर बुला के, अपने प्रीमाइसेस पे बुला के सारी आगे की जर्नी जो है वो प्ले कराएगा। फाइन। अगर किसी कारणवश नहीं होता, आपकी क्लासेस पैरेलल चल रही हैं। फाइन। इसके पश्चात याद रखिए कि आपको जो है फिर मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अब ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना, जस्ट आपको जो है वो यहां पे, उसके बाद सारा कुछ हमारे साइड से होगा। फाइन। आप फिर मेंस के गाइडेंस के बाद इंटरव्यू के गाइडेंस वाले प्रोग्राम में एंटर करेंगे। याद रखें, इस सब की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है विच इज क्या, विच इज एक्चुअली आपका CAP, करंट अफेयर प्रोग्राम। याद रखें, करंट अफेयर इज अ गेम चेंजिंग थिंग। आपके प्री के समय ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। आपको ना ही किसी अदर सोर्स की आवश्यकता होगी, ना ही किसी अदर स्थान पर स्कैवेंजिंग की आवश्यकता होगी, बार बार भटकने की आवश्यकता होगी, बार बार चीजों को गैदर करने की आवश्यकता होगी। सब कुछ आपके टेबल पे होगा। साथ ही आपको जो है वो एक मेंटर अलॉट होगा। मैं किस प्रकार से आपको समझाऊं इस चीज को, कि आप इसे एज अ फैकल्टी नहीं तो एज अ जो है वो सीनियर लीजिए, कि मैं आपका सीनियर, और आप मेरी बात इस तरीके से लीजिए कि भाई आप कभी ना कभी जर्नी में ये जरूर फील करने वाले हैं कि आपको जो है वो समस्या हो रही है टाइम टेबल बनाने में। बहुत छोटी छोटी बारीक प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें फंस कर जो है आपकी तैयारी या तो डिले होती है, या तो समय के साथ जो है वो ड्यू टू लेस जो है मोटिवेशन और आप कह सकते हैं थकान, जिसे कहते हैं कि आप लंबे समय तक उसी चीज से जूझ रहे हैं, उस कारण जो है वो अक्सर जर्नी छोड़ दिया करते हैं। इन सारी समस्याओं का एक समाधान आपका मेंटर होगा। याद रखें, आपको ऑडियो में, वीडियो में, चैट में, सेशंस के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं, चाहे टाइम टेबल बनाना हो, उसको फॉलो करने में कोई समस्या हो, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट हो, सब कुछ क्लियर करेगा आपका मेंटर। और साथ ही आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड का ऑप्शन दोनों रहेगा। इन बैचेस की जो टाइमिंग है वो इवनिंग की है, आप उसे लाइव देखें। कोई समस्या आती है, दोबारा देखना है, आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है। जब आपका कंफर्ट हो तब आप अपनी क्लास देखें, जिस तरीके से आपको देखना उस तरीके से देखें। ये सब कुछ अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज आपको स्टडी आईक्यू इस कॉस्ट पर देगा। और मैं ये शॉर्टी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो आपको आने वाले समय में अपने सब्जेक्ट में, अपने नॉलेज में काफी ज्यादा एडवांसमेंट फील होने वाला है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं जो अभी मुझे सुन रहे हैं। फाइन। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखें कि इस प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊं तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि 5 पॉइंटर मेरा एक्सप्लेनेशन आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहां से हम इसे स्टार्ट करें। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थान पर एक ट्राइब रहती है, इस तरीके से देखिएगा, यहां पर एक ट्राइब रहती है, इस ट्राइब का नाम है मसाई ट्राइब। फाइन। और इसी के कुछ ऊपर यह क्षेत्र है, यहां पर एक ट्राइब रहती है, इसका नाम है बेसिकली पिग्मी ट्राइब। फाइन। तो यहां मैंने क्या बताया आपको, इस स्थान पर जो है वो दिखाई देगी कौन सी जनजाति, यहां है पिग्मी। ओके। और इस स्थान पर आपको दिखेगी, यहां है मसाई। फाइन। अब देखिए, इसी प्रकार से ऊपर आपको एस्किमो मिलेगा, इसी प्रकार से जो है बिंदु भी मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत अलग अलग क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं। आप समझिए, मैं इनका एग्जाम्पल लेकर आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो कंसेप्ट है। आप कभी फील करिए कि इंडिया में अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज हाइट ऑफ अ मेल कितनी होगी, 5'6", 5'8", 5'9", फाइन, नियर अबाउट इतना होता है। आप देखिए कि हमारे यहां जो हीरो हीरोइंस हैं, फाइन, जो एक्टरेस हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जिनको आप सिनेमा में देखते हैं, आप उनकी हाइट देखिएगा। और कभी हॉलीवुड में जाकर एक्टर्स की या जो आर्टिस्ट हैं इनकी हाइट देखिएगा। फाइन। आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देगा, पर्याप्त अंतर दिखाई देगा। ये कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है, ये रेसिज्म नहीं है। आप इसको समझिए, ये ज्योग्राफी है। आपको समझना होगा कि इस स्थान पर मसाई रहते हैं। मसाई वर्ल्ड की सबसे टॉल ट्राइब्स में से एक है, 6 फीट प्लस हाइट होती है। फाइन। यहां पे आप देखेंगे कि जो
ट्राइबल लोग हैं ये काफी ज्यादा हाइटेड होते हैं, इनके कल्चर को याद रखिएगा। जो मसाई ट्राइब है ये ब्लड ड्रिंक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठे और जो है एक कप ब्लड निकाला किसी एनिमल का और पी लिया। ये एक आप कह सकते हैं एक त्योहार के जैसा, एक इवेंट के जैसा होता है, जहां जेबू नाम के, इस चीज को लिखिएगा अभी कॉपी पर, जो मसाई ट्राइब है ये जेबू नामक एक जो है वो कैटल होता है, उसका ब्लड ड्रिंक करते हैं ओकेशनली, फाइन, इवेंट पर। ओके, और साथ ही ये जो है ये सुबह की ओस जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि मसाई ट्राइब जो है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। फाइन, कालाहारी मरुस्थल में यहां पर जो है वो जल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सुबह के समय जो है और रात के समय जो है बेसिकली ये एक पॉलीथीन जैसा कुछ बिछा देते हैं जिसमें रात में जो है ओस जमती है और उसके बाद उसे इकट्ठा करके जो है वो पानी की तरह उपयोग करा जाता है। ये मसाई ट्राइब है जो कालाहारी मरुस्थल में रहती है, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट ट्राइब है। फाइन, कभी दर्शन करिएगा इसके, गूगल पे डालेंगे तो आसानी से आपको दिखाई देगा। साथ ही इसके कुछ ही ऊपर आप पाएंगे पिग्मीज रहते हैं। अब देखिए ये पिग्मीज क्या है, तो वर्ल्ड की सबसे बॉनी ट्राइब है। आप कह सकते हैं डॉर्फ, डॉर्फ है नहीं, हाइट बस कम होती है। फाइन, ये काफी कम हाइट के होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। अब देखिए ट्री हाउसेस बनाकर एक समय था, पिग्मीज के बारे में यूपीएससी ने सेवरल क्वेश्चन पूछे थे। फाइन, आपको पिग्मीज से फिर बाद में क्वेश्चन दिखना बंद हो गए। अब वो क्वेश्चन गायब कहां हो गए बच्चे? क्वेश्चन गायब नहीं, उनका तरीका बदल चुका है, जिन कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं उस पर आ चुका है। फाइन, तो देखिए आपको यहां पर वर्ल्ड की सबसे टॉल ट्राइब दिखेगी, इसके कुछ ही ऊपर वर्ल्ड की सबसे छोटी ट्राइब दिखेगी। इसी प्रकार से आप इंडिया में देखिए, इंडिया में जो ट्राइबल लोग होंगे या फिर हम हो या आप हो, आपकी हमारी एवरेज हाइट 6+ नहीं है। फाइन, लेकिन वहीं आप जाएंगे यूरोप में, स्कैंडिनेवियन नेशंस में या फिर अदर एरियाज में, वहां हाइट ज्यादा मिलेगी, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग मिलेंगी। फाइन, जो हम कहते हैं आर्य, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जिन आर्यों की हम बात करते हैं कैसे थे वो आर्य, आप देखेंगे कि आर्य जो है वो 6+ फीट उनकी हाइट थी, राउंड शोल्डर्स थे, प्राउड चेस्ट था, अपवर्ड नोज था और ब्लू कलर की आईज थी। ये सब कुछ जो है एक प्रकार की बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइन, ये गुणधर्म है और ये बताते हैं और ये डिराइव होते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी। फाइन, तो इसे समझिएगा। अब मैं आपको जो है वो कुछ चीजें समझाता हूं। याद रखें, जो भी ह्यूमंस आप देख रहे हैं सभी के लिए एक थ्योरी याद रखिएगा, मैं समझा चुका हूं पहले भी, इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन। फाइन, अब इस वर्ड को ना आप लोग याद कर लो, इसका कोई हिंदी नहीं है बच्चे, ठीक है? इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमंस। ठीक, अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है? इस थ्योरी में बेसिकली ये समझाया गया है कि वास्तविकता में पूरी दुनिया में एक समय पर जो है एक संकट आया था। कौन सा संकट था? रट लीजिए इस चीज को, कि टोबा नामक एक ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में उपस्थित है, उस टोबा नामक ज्वालामुखी, आज वो झील बन चुका है। फाइन, इस ज्वालामुखी में एक समय पर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण पृथ्वी पर एक हिमयुग आया और उस हिमयुग से बचने में सारे जानवर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। ह्यूमंस की जितनी भी वैरायटीज थी, जब हम जो है वो मंकी से इवॉल्व हो रहे थे, बंदरों से हम इवॉल्व हो रहे थे, उस समय की ये बात है। याद रखें कि उस समय जब ये विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप मानव का वो सारे कॉम्पिटिटर जो हमारे ही तरह विकसित हो रहे थे और बंदरों की अलग अलग प्रजातियां जो विकसित हो रही थी, ये सारी जो है वो इस हिमयुग से गुजरी। और इस हिमयुग के कारण याद रखिएगा कि सभी जानवर जो है वो अफ्रीका की तरफ, क्योंकि अफ्रीका से दूर था और ये एरिया हरा था, ग्रीन था, इस ओर माइग्रेट करे थे। और याद रखिए कि कुछ 5 से 10 हजार मंकीज ही बच पाए थे, हमारे केवल और केवल 5 से 10 हजार पूर्वज ही बचे थे। और यही 5 से 10 हजार पूर्वज ने मिलकर आज के समय पूरी पॉपुलेशन को जन्म दिया है। अगर मैं यहां से गिनना स्टार्ट करूं तो मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और इस प्रकार से आप चलते हुए जाएंगे तो आप सभी का, मेरा, आपका और इस स्थान पर रहने वाले एक व्यक्ति का, यहां जो एस्किमो रह रहा है और इस स्थान पर जो व्यक्ति रह रहा है, इस स्थान पर जो व्यक्ति रह रहा है, इन सभी में आपको एक कॉमनैलिटी दिखेगी कि इन सभी के पूर्वज जो है वो कहीं ना कहीं इन 5-10 हजार जो है मंकी से ही बिलोंग करते हैं। फाइन, तो हम सभी के लिए एक चीज इंफॉर्मेशन कि जो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है वो ये कहती है कि ह्यूमंस का डीएनए काफी हद तक मैनेज जो है वो मैच करता है। एक बात,
दूसरी बात, हमारा 99% डीएनए जो है वो मैच करता है किसके साथ? चिंपैंजीज के साथ। इसी प्रकार से हमारा जो 98% डीएनए है वो गोरिल्लास के साथ मैच करता है। 97% डीएनए जो है हमारा ओरेंगुटेन्स के साथ मैच करता है। इस प्रकार से हमारा डीएनए काफी ज्यादा कॉमन है किसके साथ? मंकीज के साथ। तो इस चीज को समझिए कि जो ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं अलग अलग ट्राइबल एरियाज में, ये बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी कि गुणधर्मों में परिवर्तन है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर जब आप आएंगे और जीनोम स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी कॉमनैलिटी है। ठीक है, तो देखिए एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ट्राइबल लोगों में या जनजातियां जो आपको दिखाई देती है, ट्राइब्स बोलना तो खैर बहुत ज्यादा सुपरफिशियल होगा, बट फिर भी अगर हम इसे इसी प्रकार से डील करें तो इसमें आपको जो है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर दिखाई देगा। दूसरी चीज, कॉमनैलिटीज बहुत हैं क्योंकि इसका कारण कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। प्लीज इस चीज को इसी तरीके से याद करिए। फाइन। फिर तीसरी बात यह है कि और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि याद रखें कि आपको जो है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी कि जो गुणधर्म है उसमें चेंजेस किस कारण से दिखते हैं। अब ये थर्ड कंसेप्ट है, इसे दिमाग पे सेटल डाउन कर लो। आप सभी को लगेगा सर तापमान ज्यादा होता है, तापमान कम होता है, इससे जो है स्किन कलर चेंज हो जाता है। भाई व्हाइट लोग जो है वो ठंडे प्लेसेस में रहते हैं, ब्लैक लोग जो है वो गर्म प्लेसेस पे रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन हाईली रॉन्ग है। फाइन। आप समझिए कि बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करने का फैक्टर टेम्परेचर नहीं होता। अब इसको याद करिए, यू आर एस्पिरेंट ऑफ आईएएस एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो तरीका है ये रॉन्ग है। एक्चुअल मैनर ये है कि अब इसको याद कर लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो है वो आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा। अब इसे आपको याद करना है और समझना है कि जब कभी आप इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर जाते हैं, जो तापमान होता है ये जो है वो कम होता जाता है। यहां पर तापमान उच्च है, यहां पर तापमान निम्न है। अब यहां याद कर लीजिए कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, याद रखिए जो आर्द्रता है, ये ह्यूमिडिटी है, ये बढ़ती है, और तापमान कम होगा तो आर्द्रता जो है वो कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अब रट लीजिए इस बात को कि जिस भी स्थान पर आर्द्रता ज्यादा होगी उस स्थान पर ग्रोथ कम होगी। फाइन। यानी कि हाई ह्यूमिडिटी कॉजेज लेसर ग्रोथ। फाइन। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। आप अगर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू अलग है फिर। फाइन। तो इसको समझिए कि जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है अर्थात आर्द्रता ज्यादा होती है, पर स्ट्रोक जो आप ऑक्सीजन लेते हो, इसको समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फाइन। जो पर स्ट्रोक ऑफ ऑक्सीजन लेते हो, ये ऑक्सीजन जो है वो एज कंपेयर टू दिस एरिया थोड़ी सी कम होगी। फाइन। याद रखें, आपने सांस ली, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, आप नोटिस करिए कि आर्द्रता ज्यादा होगी तो आपको पर स्ट्रोक लेने पर जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी कम मिलेगी। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वो एजेंट है जो आपके बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के बाद एनर्जी लिबरेट करता है। यानी कि आपने जो खाना खाया, समझिए इस चीज को, आपने जो खाना खाया वो पोषक तत्व है। पोषक तत्व आपके बॉडी में एनर्जी में कब बदलेगा? जब आप जो सांस लेंगे, उस सांस को लेने के पश्चात वो मिलेगा ब्लड में, और ब्लड से होते हुए जाएगा सेल में, और सेल इस पोषक तत्व को, कोशिका इस पोषक तत्व को जो है एनर्जी में तोड़ेगी बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब आप जब पर स्ट्रोक ऑक्सीजन कम जाएगी हायर ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता के कारण, तो ग्रोथ जो है, पोषक तत्वों को तोड़ने का रेट जो है वो औसतन कम होगा। और यही कारण है कि आप पाएंगे ये एल्गोरिदम हर एक जीव में वर्क करता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दिस एरिया। मैं बॉडी साइज की बात कर रहा हूं, शरीर के आकार की बात कर रहा हूं। फाइन। आप देखिए आपको इस एरिया में दिखाई देगा। फाइन। अब यहां ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, अगर मैंने कहा कि ऐसा है तो साइज है, पर याद रखिए जब संख्या की बात आएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। फाइन। कारण क्या है? संख्या अर्थात की पॉपुलेशन कब ज्यादा होगी? जब ज्यादा संतति होंगे। और संतति कब ज्यादा होंगे? जब संतति को खाने के लिए रिसोर्सेस होंगे। आप समझिएगा इस क्षेत्र में भले ही आर्द्रता ज्यादा है पर यहां पर वर्षा भी ज्यादा है। इसी कारण आप पाओगे कि इस स्थान पर कोई भी जीव हो, चाहे वो मानव हो या अन्य कोई भी जीव हो, उसकी संख्या ज्यादा होगी। इसलिए याद रखिएगा यहां पर पॉपुलेशन और विविधता अर्थात डायवर्सिटी, ये दोनों ज्यादा
दिखती है। इस स्थान पर साइज ज्यादा मिलेगा बट साइज के साथ नंबर कम मिलेगा। फाइन, संख्या कम मिलेगी, विविधता कम मिलेगी। फाइन, ये कंसेप्ट है, इसे बिल्ड कर लीजिए रादर देन किसी को फिंगर टिप्स, किसी टाइप को से फिंगर्स पर याद करना। यूपीएससी इस मैनर में आपसे नहीं पूछेगा, और अगर आप उस मैनर से पढ़ना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, मैं वहां तक पहुंचने वाला हूं। फाइन, तो देखिए कभी भी आपको किसी टाइप के साइज में, सिग्निफिकेंस में कोई भी लॉजिक लगाना हो, याद रखिए उस स्थान की ह्यूमिडिटी को पकड़िएगा, इस अप्रोच को याद कर लीजिए। अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, हाई होगी, ग्रोथ लेस होगी। इंडिया में देख लीजिए हमारे आर्टिस्ट, और फिर जाके नॉर्डिक नेशन में आर्टिस्ट देखिए, आपको जो है वो सिग्निफिकेंट बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस दिखाई देगा। सिंपल मैनर, कुछ अच्छा या खराब वाली बात नहीं है, सिंपल सा मैनर है भाई। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ग्रोथ लेथर होगी, जो है ग्रोथ जो है वो लेसर होगी। इसके बाद आप देखिए, आप ऊपर जाएं, आपको ह्यूमिडिटी जो है तापमान कम होने के साथ, भाई ह्यूमिडिटी क्या है, मात्रा है किसकी, नमी की। अब नमी की मात्रा, ऊंचाई और जो है अक्षांश बढ़ने के साथ ये तापमान कम होगा तो आर्द्रता की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब आर्द्रता की मात्रा कम होगी, पर स्ट्रोक जो है ब्रीदिंग ज्यादा आएगी ऑक्सीजन की, और जो है वो ग्रोथ जो है वो थोड़ी हायर होगी। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये एक सहज जो है अंडरस्टैंडिंग है, सहज एक्सप्लेनेशन है ग्रोथ का। फाइन, इसके अलावा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारे हैं, पर आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर यहां पर रुकने की आवश्यकता है। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने देखा भाई कि जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है अर्थात ट्रॉपिकल एरिया है, उस स्थान पर जो है टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है डेजर्ट वाले पार्ट में। फाइन, जहां आप पाएंगे कि मरुस्थल में आपको दिखाई देगा तापमान ज्यादा है पर आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी कम है। कारण क्या है बच्चे, ह्यूमिडिटी के लिए तापमान के साथ साथ, नमी के लिए तापमान के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता है, और समस्या यह है कि मरुस्थल के अंदर तापमान ज्यादा है पर पानी ही नहीं है। इसीलिए यह भी याद रखिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान उच्च होने के बाद भी नमी की मात्रा कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान भी कम होता है, आर्द्रता भी कम होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ही नहीं होता है, हवा के अंदर की नमी बर्फ बनकर नीचे आ जाती है। तो याद रखें कि आपको हायर ग्रोथ मिलेगी, अर्थात उच्च ग्रोथ मिलेगी उच्च अक्षांशों पर, साथ ही आपको जो है ये मिल सकती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मैं साइज की बात कर रहा हूं। आप एवरेज हाइट देखिए, आपको दिखाई देगा भारत में आपको राजस्थान वाले एरिया में बंजारा ट्राइब की एवरेज हाइट ज्यादा है। फाइन, अब धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे क्षेत्र एक्सपेंड होते हैं आपको दिखाई देगा पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में हाइट ज्यादा है। क्यों? पहले ये जो है वो एरिड जोन में आता था। फाइन, फिर धीरे धीरे करके हरियाली बढ़ी है। फाइन, मतलब पंजाब हरियाणा सुपर एरिड कभी नहीं रहा, बट जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उससे कनेक्ट होने के कारण जो है वो सेमी एरिड एरिया, इसका जो है वो ट्रांजिएंट प्लेस है। फाइन, तो इसको समझिए कि यहाँ एवरेज हाइट ज्यादा मिलेगी। आपको साउथ में जाएंगे तो धीरे धीरे करके एवरेज हाइट, बहुत अंतर नहीं दिखता इंडिया के केस में क्योंकि हमारा अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एवरेज हाइट जो है वो चेंज होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो वर्ल्ड हो। फाइन, अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको जो है वो इस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो मछलियां हैं इनका साइज कम दिखाई देगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे यहां पर आपको मछलियों का साइज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप भालू देख लीजिए, इसी प्रकार से आप जो है वो डियर्स देख लीजिए, इसी प्रकार से बड़ी बिग कैट्स देख लीजिए, हर जगह यही लॉजिक जो है आपको दिखाई देगा। सुमात्राइन टाइगर का साइज देखिए और साइबेरियन टाइगर का साइज देखिए, आपको हर एक जीव में यह एल्गोरिदम दिखाई देता है जहां बॉडी साइज जो है वो अक्षांश बढ़ने के साथ साथ, लैटिट्यूड्स इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। फाइन, अब एक चीज अब ये देखिए कंसेप्ट बताते हुए ये मेरा तीसरा पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां याद रखिए इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप कभी किसी जीव को, अभी यहां हम मानव देख रहे हैं, बाद में अगर आप किसी जीव को देखते हैं तब ये लॉजिक काम करेगा कि एलेंस रूल ये कहता है, ये जो है इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है। जब आप इन्वायरमेंट को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्टली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट वो नहीं होता जिसे आप समझते हैं। इन्वायरमेंट इज एक्चुअली अ जंक्शन, ये एक जंक्शन है 3 सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और जो इन्वायरमेंट आप समझते हैं वो। फाइन, मतलब प्रदूषण एंड ऑल, पोल्यूशन एंड ऑल सिर्फ नहीं होता इन्वायरमेंट, इसमें बायोलॉजी परफेक्टली आती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो या फिर जीवों के अंदर होने वाले चेंजेस हो या फिर अनुकूलन, एडॉप्टेशन, एलेंस रूल और फिर बहुत सारे अदर रूल्स आते हैं इसमें। तो ये कंप्लीट जंक्शन होता है 3-4 सब्जेक्ट्स का।
और इसी प्रकार से इसे पढ़ने की और पढ़ाने की आवश्यकता होती है। यही मैं इसलिए कहता हूं कि आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो काम आती हैं एग्जाम में। अब यहां समझिए, याद रखिए कि जो एलेंस रूल है ये कहता है कि जो जीव ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके लिम्स जो है वो छोटे होते आते हैं। लिम्स का मतलब होता है जैसे आपकी उंगलियां हुआ, ये ईयर के नीचे का पार्ट हुआ, ये धीरे धीरे करके छोटे होते जाते हैं और बॉडी में जो स्किन है ये स्किन मोटी होती जाएगी। लिम्स छोटे होते जाएंगे, स्किन मोटी होती जाएगी और स्किन के ऊपर फर का कवर जो है वो बढ़ता जाएगा। फाइन। अब इसी चीज को आप समझिए कि आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप इस स्थान से ऊपर जाते जाएंगे ट्राइब्स की बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में वही चेंज आएंगे। फाइन, जो मैंने अभी आपको समझाया इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा कि आपको इसका एक अपवाद दिखेगा मोंगोलाइट्स में। मोंगोलाइट ट्राइब क्या होते हैं? मोंगोलाइट ट्राइब होते हैं जिनके फुट का साइज बड़ा होता है। फाइन, जो पैरों का आकार होता है वो थोड़ा सा जो है पंजे का आकार ये बड़ा होगा। फाइन, एवरेज से। ठीक, अब ये जो पंजों का आकार है बड़ा क्यों है? क्योंकि मोंगोलाइट्स ये एशिया में ज्यादातर इनका जो है क्षेत्र दिखाई देता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, चाहे वो सेमांग ट्राइब हो या फिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे मिलने वाली अदर ट्राइब्स हो, ये सभी जो है वो मोंगोलाइट ट्राइब्स का एग्जाम्पल है। मोंगोलाइट ट्राइब के लिए याद रखिए कि इनके पैरों का आकार ज्यादा होता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। फाइन, पहाड़ी क्षेत्रों में बार बार पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, और वो भी तापमान के अंतर के साथ। तो इसको समझिए कि जो है पहाड़ों को चढ़ने उतरने के लिए ये इस प्रकार से अडॉप्टेड हो चुके हैं कि इनका फुट साइज बड़ा है। फुट साइज बड़ा, और साथ में याद रखिए कि इन ट्राइब्स में आपको ये अडॉप्टेशन भी मिलेगा कि बॉडी हेयर्स धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। फेशियल हेयर्स, ये बियर्ड एंड ऑल, ये सब कुछ धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होगा। फाइन, अब इस टेम्परेचर वेरिएशन में बॉडी का ये एडॉप्टेशन होगा कि हमें जो है इसकी आवश्यकता अब नहीं है, और खासकर विंड वेलोसिटी भी ज्यादा दिखेगी। विंड वेलोसिटी ज्यादा होने पर भी ये जो है वो एडॉप्टेशन आते हैं। इसके अलावा फिर जब आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हैं भाई, तो फिर इसमें बहुत डिटेलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं जिनको सुनकर जो है वो आपका माइंड बिल्कुल जो है ओपन हो जाएगा चीजों के लिए कि व्हाट अ थिंग इज दिस। ओके, तो देखिए इस पे आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन लॉजिक्स के आधार पर फिर आप प्रश्न बनाएंगे। अब देखिए, अगर कोई ट्राइब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहती है तो सिंपल सी बात है उस ट्राइब की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम होगी। अब ट्राइब्स के जनसंख्या वाले प्रश्न तो संभवतः नहीं ही आएंगे क्योंकि भाई इसको हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फाइन, लेकिन फिर भी बॉडी साइज में याद रखिएगा, ग्रोथ में याद रखिएगा, और जो भी ट्राइब्स रहती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, वो जंगलों की तरफ, मैदानों की तरफ निवास करना पसंद करेंगी। फाइन, तो इसमें अडॉप्टेशन इसी प्रकार से होगा। अब जो मैं आपको समझा रहा था, आइए इसे देखिए। अब आप देखिए कि जो मसाई ट्राइब है कालाहारी मरुस्थल में रहती है, इसलिए इसका बॉडी साइज ज्यादा है। फाइन, और इसी के ऊपर आपको पिग्मी दिखाई देंगे, ये सबसे कम हाइट के जीव हैं। ये दोनों में बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें यहां ह्यूमिडिटी एक बड़ा फैक्टर है, आर्द्रता एक बड़ा फैक्टर है। तो यहां आपको मसाई दिखेगी, यहां आपको पिग्मी दिखेंगे। पिग्मी जो है वो कॉन्गो रिवर बेसिन में रहते हैं, मसाई जो है ये कालाहारी मरुस्थल के एरिया में निवास करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से आपको कनाडा और इस स्थान पर याद रखिए, यहां आपको एस्किमोस दिखाई देते हैं। एस्किमो के लिए याद रखिएगा, ये जो है जो स्लेज होती है ये बेसिकली लकड़ी की बनी एक गाड़ी के समान होती है जो बर्फ के ऊपर फिसला करती है, जिसे रेनडियर जो यहाँ के नेटिव जीव हैं वो इसे खींचा करते हैं। एस्किमोस एक स्थान पर रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं जिसे इग्नू कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो ट्राइब्स है ये समय के साथ इनकी जनसंख्या जो है काफी कम भी हुई थी। यहाँ पर सिविलाइजेशन भी एक फैक्टर हो सकता है, यहाँ पर अदर चीजें भी कुछ फैक्टर्स हैं। आपको उस दिशा में जब तक आपका ऑप्शनल नहीं है आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इसी प्रकार से आपको जो है वो डेजर्ट की ट्राइब के लिए एक बात याद रखनी चाहिए। मैं आपको समझाऊं तो याद रखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं इसमें सबसे पहली तो ये ट्राइब जो है वो मैसिव माइग्रेशन के लिए अडॉप्टेड होती हैं, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबा ट्रैवल करके जा सकती हैं और सरवाइव करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये संसाधनों की कमी से जूझ रही होती हैं। अपने लिए खाने के लिए, फूड के लिए इन्हें बड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, एक डायमेंशन। और दूसरा डायमेंशन ये भी याद रखिएगा
कि जो मरुस्थल होते हैं ये व्यापार, सामान्यतः स्टूडेंट जो है वो इस प्रकार से सोच नहीं पाता, पर याद रखिए समुद्र जो मरुस्थल होते हैं व्यापार के अच्छे मार्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मरुस्थल हैं वहां तक ठंडी जलधाराएं आती हैं, जलधाराएं आ रही हैं, इसका मतलब है उससे चलकर शिप भी आ सकता है। फाइन, और शिप आएगा तो फिर शिप जो है जो सामान लाएगा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में समस्या होगी बाहर के लोगों को, क्योंकि वो इस तापमान के लिए, इस क्लाइमेट के लिए अडॉप्टेड नहीं है, और यहां रहने वाले लोगों को संसाधन की आवश्यकता है। वेलकम, आवश्यकता भी है, दोनों तरफ आवश्यकता होगी, कार्य होगा। फाइन, तो डेजर्ट की ट्राइब के लिए याद रखें ये ट्रैवलर्स होते हैं। सामान्यतः आपको अदर के लिए बहुत ज्यादा पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, बस लॉजिक्स डेवलप करने की आवश्यकता है। यूपीएससी आपसे फैक्चुअल फॉर्म में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करेगा, वो आपको कंसेप्चुअल फॉर्म में करेगा, और जो कंसेप्ट मैंने आपको दिखाए और समझाए उन पर आधारित समझ से प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अब आइए हम जो है वो कुछ ट्राइब्स को यहां पर देखने का प्रयास करते हैं और इसे जो है हम कवर करते हैं। देखिए यहां मैंने इंपॉर्टेंस की हायरार्की में ही लिखा हुआ है। जो एस्किमोज हैं ये कनाडा में रहते हैं, मैंने स्पष्ट बताया। ग्रीनलैंड के कुछ ही पार्ट में, सम पार्ट, वो भी कौन सा, तो यहां मैं मेंशन कर दूं, टुंड्रा वाले एरिया में आपको ये दिखाई देंगे। फाइन, इसी प्रकार से सामी, ये भी एक ट्राइब है, और ये याद रखिए ये यूरोप में टुंड्रा वाला एरिया यानी कि उच्च अक्षांशों की तरफ जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा सोमोएट्स, ये जो है ये रशिया में टुंड्रा के एरिया में दिखाई देते हैं। ये याद रखिएगा कि ये हायर अक्षांशों पे या लैटिट्यूड्स पर देखने को मिलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जिनको मैं मार्क कर रहा हूं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ततारा, याद रखें ये जो ट्राइब है ये साइबेरिया में और खासकर उज्बेकिस्तान वाले पोर्शन में देखने को मिलती है। मैंने यहां उज्बेकिस्तान इसलिए अलग से मेंशन करा है बिकॉज हो सकता है ये नाम से साइबेरिया ना पूछा जाए, ततारा के लिए ये स्पष्ट होता है कि साइबेरिया के लोअर रीजन में भी रहते हैं, पर उज्बेकिस्तान अलग से आपको पता होना चाहिए, ये उस क्षेत्र में भी निवास करते हैं। फाइन, इसी प्रकार से न्यूजीलैंड के लिए याद रखिएगा माओरा या फिर माओर या माओरा, दोनों नाम यूज होता है। ये जो है ये न्यूजीलैंड के ट्राइबल लोग हैं। इसमें ये चीज याद रखें कि ये ऑस्ट्रेलिया तरफ माइग्रेट नहीं हुए थे। फाइन, मतलब मूलतः ये न्यूजीलैंड के साइड दिखाई देते हैं। फाइन, इसके अलावा जो बिंदुबी ट्राइब है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फाइन, मतलब इसके विपरीत क्षेत्र में ये निवास करते हैं बिंदुबी ट्राइब। ये भी अपने जो है वो फूड गैदरिंग के लिए यानी खाना इकट्ठा करने के लिए काफी प्रसिद्ध है, छोटा मोटा शिकार भी करते हैं। बट ये याद रखिएगा ये बिंदुबी जो ट्राइब है ये समय के साथ जो है वो ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंगेज होते हुए दिखाई दिए थे, तो इस पॉइंट को अपने नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा। फाइन, इसके अलावा वेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जो है एबोर्जिन्स या एबोर्जिन्स ये ट्राइब दिखाई देती है। ये यहां के नेटिव नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट एक चीज तो आप याद रखें, ह्यूमंस कहीं के नेटिव नहीं होते। फाइन, हम माइग्रेट करते रहते हैं, पर आप कह सकते हैं कि यहाँ के कुछ जो है वो पुरानी ट्राइब्स में से एक है। इसके अलावा फिंस हो गया, गाउच हो गया, इन ट्राइब्स के लिए याद रखें ये केन्या की महत्वपूर्ण टाइप है किकुयू, इस टाइप को याद रखिएगा। मसाई के बारे में मैंने आपको बताया ही, मसाई पूर्वी अफ्रीका, और यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं मसाई ट्राइब जो है कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में निवास करती है। पिग्मीज जायरे या फिर आप कह लीजिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास के क्षेत्र में जो है आपको दिखाई देंगी। ये पपुआंस ट्राइब, ये याद रखिएगा न्यू गिनी की इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। फाइन, इसके अलावा रेड इंडियंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये उत्तरी अमेरिका के नेटिव लोग हैं। इसके साथ विदादा, ये जो ट्राइब है ये श्रीलंका में आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल में, याद रखिए कि मसाई के अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बोरा ट्राइब ये आपको दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगी, अमेजन बेसिन के आसपास। बधू ट्राइब ये अरब के क्षेत्र की ट्राइब है, ये भी जो है समय के साथ साथ इसके लिए अडॉप्ट हुए हैं कि ये जो है वो खाना बदोश से धीरे धीरे करके दूसरे मैनर में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस करा था। कजाक ट्राइब, ये याद रखें कि ये मध्य एशिया वाले पार्ट में है। उज्बेकिस्तान में कौन सी है ये याद रखिएगा, साइबेरिया में। इस प्रकार से नीचे आएंगे तो फिर उज्बेकिस्तान वाले एरिया में, फिर मध्य या सेंट्रल एशिया में। फाइन, इसी तरीके से फल्लाह कृषक, ये याद रखिएगा ये नील नदी घाटी में रहने वाली ट्राइब है जो कृषि के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड है, थोड़ा सा इसको याद रखें। इसके अलावा पाकिस्तान में से ये प्रश्न बनना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कभी आए वनडे एग्जाम में कहीं पर, तो आपको माफ कीजिएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम पर कहीं पर, तब आप इसे जो है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इससे प्रश्न आने की संभावना होगी,
पर फिर भी ये जो पाकिस्तान की ट्राइब है मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि कहीं मैंने इसे जो है वो रीड करा था, इस कारण जो है मैंने इसे समझा दिया। बट अदरवाइज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला कि आप पाकिस्तान की ये ट्राइब है या नहीं, बट फिर भी आप दीदी याद रखिएगा। फाइन। हंगरी में जो है मंगेर, ये जो ट्राइब है ये याद रखें, इसीलिए क्योंकि समय के साथ जो है ये ट्राइब धीरे धीरे सिविलाइज होते हुए खत्म होते हुए आगे बढ़ चुकी है, तो इसलिए आपसे कभी पूछ सकता है। इसके अलावा मैक्सिको में माया ट्राइब, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो इन ट्राइब्स को आप देख सकते हैं। और हाँ, सेमांग ट्राइब, ये मलेशिया। फाइन। ये आपको इन ट्राइब्स के बारे में याद रखना इसेंशियल होगा। ओके। इसके अलावा आपको अदर ट्राइब्स के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिकली कंसेप्चुअल पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा उसे कवर करने की आवश्यकता होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हैं और आप आने वाले समय में इसी अप्रोच से जो है पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही आप अपने जो है सुझाव कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि किस प्रकार के और टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।